जी बंधुओं नमस्कार। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर मैं पाँचवीं कड़ी में आप सबके सम्मुख उपस्थित हूँ और आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर समालोचनात्मक चर्चा करेंगे और यह मानकर चर्चा करेंगे कि कोई भी कार्य, व्यवहार, तत्व, पदार्थ 100% अच्छा नहीं होता और 100% बुरा नहीं होता। निसंदेह यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार द्वारा लाई गई है, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत अच्छी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इसकी मंशा बहुत अच्छी है, इसकी कार्य योजना प्लानिंग बहुत अच्छी है, लेकिन वास्तविक धरातल पर लाने के लिए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो जरूरी प्रावधान किए जाने चाहिए, जो जरूरी प्रावधान आवश्यक हैं, उस पर किंचित कम ध्यान दिया गया है। देश में शिक्षा की दुर्दशा के जो कारण हैं, उन कारणों के निवारण पर बहुत संजीदगी से, बहुत गहराई से या तो विचार नहीं किया गया या उनको दूर करने का यत्न और प्रयत्न करने की आयोजना इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नहीं की गई। क्रियान्वयन कैसे किया जाए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का चौथे खंड में बहुत विस्तार से और व्यवस्थित चर्चा है, लेकिन उस चर्चा को करने के लिए, उसको आधारभूत स्तर पर ले जाने के लिए, उसको अमली जामा पहनाने के लिए हमको अच्छे, योग्य, काबिल, सकारात्मक, नैतिक, मानवीय मूल्यों वाले, सच्चरित्र, ईमानदार, कर्मठ लोगों की आवश्यकता है। कम से कम 100% और सभी कर्मठ, योग्य, काबिल नहीं हो तो जो शिक्षा से जुड़ा हुआ पक्ष है, चाहे वो अध्यापक हों, कम से कम 1/3 अध्यापक आपको ऐसे चाहिए ही, 1/3 विद्यार्थी ऐसे चाहिए ही, आपको 1/3 प्रशासन के लोग शिक्षा से जुड़े ऐसे चाहिए ही, प्रबंधन से जुड़े हुए ऐसे 1/3 लोग, न्यूनतम 1/3 लोग चाहिए, अभिभावक 1/3 लोग ऐसे चाहिए, सरकार में ऐसे बैठे हुए लोगों में से 1/3 लोग, आपको अच्छे लोग चाहिए, जो लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सही दिशा में, सही धरातल पर व्यवस्थित तरीके से लागू कर सकें। यदि उसका सटीक, सुंदर और व्यवस्थित क्रियान्वयन नहीं होता तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं हम चूक जाएंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बहुत अच्छी योजना, रचना और प्लानिंग करने के बाद भी हम उसको अमली जामा नहीं पहना सकते। उदाहरण के लिए, देश में बहुत सारे शिक्षण संस्थान हैं, जो अर्ध सरकारी शिक्षण संस्थान हैं अथवा जो निजी शिक्षण संस्थान हैं, उसमें बहुत सारे अच्छे संस्थान हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कामरूप तक बहुत सारे ऐसे शिक्षण संस्थान हैं, लेकिन वो शिक्षण संस्थान किसी राजनेता के हैं, किसी ब्यूरोक्रेट के हैं, किसी व्यवसायी वर्ग के हैं, किसी समाज के किसी बहुत व्यवस्थित प्रतिष्ठित व्यक्ति के हैं, किसी धन पशु के हैं, और बहुत सारे लोग जो समाज की ही नहीं बल्कि सरकार की नीतियों की, रचनाओं की, पॉलिसी और प्लानिंग की सभी स्तरों पर चीज़ों को बहुत प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, ऐसे लोगों के वो शिक्षण संस्थान हैं। और वे शिक्षण संस्थान चैरिटी के लिए नहीं खोले हुए हैं, वो लोगों के कल्याणकारी कार्यों के लिए नहीं खोले हुए हैं, कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए नहीं खोले हैं। जो पढ़ने में अक्षम है, सामर्थ्य नहीं है, उनके लिए नहीं खोला है उन्होंने। उनका उद्देश्य है उस शिक्षण संस्थान से लाभ प्राप्त करना। यदि लाभ प्राप्त करना उनका उद्देश्य है तो निश्चित रूप से लाभ प्राप्त करना पहली प्राथमिकता, न्यूनतम
जितना आवश्यक है, लेकिन उसमें भी न्यूनतम निवेश करना उनकी दूसरी प्राथमिकता। न्यूनतम निवेश का अर्थ है कि अच्छे अध्यापकों से वो समझौता करेंगे, अच्छी प्रयोगशालाओं से समझौता करेंगे वो, और ऐसे बच्चों से भी समझौता करेंगे जिनके पास फीस देने के अच्छे स्रोत, आधार और धन नहीं है, जिनके अभिभावक अच्छी फीस नहीं दे सकते, जिनके अभिभावक डोनेशन दे सकते हैं, अतिरिक्त पैसा दे सकते हैं, अधिक पैसा दे सकते हैं, ज़्यादा पैसा दे सकते हैं, ऐसे विद्यार्थी वहाँ पढ़ने के लिए आएंगे। चाहे वो विद्यार्थी स्वाभाविक रूप से बहुत योग्य, काबिल, तीक्ष्ण बुद्धि के हैं या नहीं, यह वहाँ महत्वपूर्ण नहीं रह जाएगा। इसलिए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमने इसके लिए क्या उपाय, क्या बंदोबस्त, क्या इंतजाम किया? यदि नहीं किया तो शिक्षा के व्यावसायीकरण से, शिक्षा को केवल आय का केंद्र बना देने से, एक बाजार का केंद्र बना देने के अतिरिक्त हम और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जहां जाइए आप पैसा खर्च करिए और डिग्री खरीद कर ले आइए। उस डिग्री का आप उचित, अनुचित, व्यवस्थित, अव्यवस्थित, जैसा चाहिए वैसा आप उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग, जो मन में आए, जैसे मन में आए वैसा आप उसका करिए। सबसे पहले ऐसे लोग जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, उनके विषय में हमको संजीदगी तौर पर बहुत गहराई से, बहुत ठीक प्रकार से, जो अर्ध शिक्षण संस्थान हैं, अर्ध सरकारी शिक्षण संस्थान या पूरी तरह निजी शिक्षण संस्थान है, उन पर हमारी क्या कार्य योजना है, उनके लिए हम क्या करने वाले हैं, कैसे उनका दिग्दर्शन, मार्गदर्शन करेंगे, कैसे उन पर नियंत्रण रखेंगे, कैसे वहाँ अच्छे योग्य विद्यार्थी पढ़ने के लिए जा पाएंगे, कैसे वहाँ अच्छे अध्यापक रखे जाएंगे, कैसे उनको अच्छा वेतन दिया जाएगा। इन बातों पर, इन बातों के दृष्टि से हम किस प्रकार की योजना बना रहे हैं। सरकार उनको अनुदान दे देगी, उस अनुदान का भी उपयोग नहीं होगा ठीक से। जो विभिन्न प्रकार की निधियां दी जाती हैं जनप्रतिनिधियों को, जिलाधिकारी को, ब्यूरोक्रेसी और लाल फीताशाही इस देश में अंग्रेजियत के तर्ज पर इतनी हावी है कि आप सारी अच्छी, सुंदर, अच्छी योजना बनाकर क्या कर लेंगे। उन निधियों का क्या होता है? जिलाधिकारी के पास जो आपात राहत कोष होता है उसका क्या होता है? बाढ़ आपदा राहत कोष होता है उसका क्या होता है? जब नवंबर, मई, जून में जब आशंका बढ़ जाती है कि अब बरसात होगी, नदी में पानी बढ़ेगा, उस समय उस तटबंधों के गड्ढों की भराई का कार्य शुरू होता है। और शुरू इसलिए होता है कि इंजीनियर अफसर कहते हैं कि बजट नहीं आया है, और बजट आ भी गया तो उस बजट को चैनलाइज होने में, बजट को पास होने में, एक टेबल से दूसरे टेबल में, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे टेबल पर जाने में, और ठेकेदार के पास आने तक वो बजट आधा हो जाता है। और आधा ही नहीं हो जाता है, वह जब कार्य होता है तो उस आधे का आधा हो जाता है, और कार्य का परिणाम आधे के आधे का भी आधा हो जाता है। और इसलिए तटबंध टूट जाते हैं। वर्ष प्रति वर्ष उसकी जबरदस्त मरम्मत होती है, बल्कि 5 वर्ष का बजट अगर इकट्ठा करके उसको पक्का तटबंध बना दिया जाए तो ज्यादा बेहतर परिणाम आएगा। इसलिए सरकारी चकल्लस के साथ साथ समाज में संजीदा लोगों की पहचान करके उनको आगे ले आने की जरूरत है। और इसलिए मैंने कहा, अध्यापकों में आपको ऐसे योग्य, काबिल, नैतिक, कर्मठ, जिम्मेदार, ईमानदार कम से कम 1/3, 100% तो कभी संभव नहीं है, न्यूनतम 1/3 ऐसे आपको अध्यापक चाहिए। आपको ऐसे प्रशासन में ऐसे 1/3 लोग चाहिए। अगर बेसिक शिक्षा अधिकारी पूरे प्रदेश में 50 हैं तो आपको 16, 17, 18 बहुत अच्छे लोग चाहिए। उनका प्रभाव दूसरे पर पड़ेगा, जनता उनको दबाव में लेकर ठीक करा लेगी। अच्छे विद्यार्थियों को प्रश्रय दीजिए आप।
जो मेहनत से पढ़ सकें, जो अच्छा परिणाम दे सकें। वो गरीब हों, अमीर हों, वो किसी भी संवर्ग से हों, वो ज़्यादा डोनेशन दे सकते हों, नहीं दे सकते हों। पब्लिक स्कूलों की हालत ये है कि वो पता करते हैं कि बच्चे के पिता कितने पढ़े हैं, माता कितनी पढ़ी है, और उस आधार पर उनका एडमिशन, बच्चे की योग्यता, क्षमता सारी गौण हो जाती है। इन सब चीज़ों के लिए यदि हम उच्च शिक्षा चाहे स्कूली शिक्षा, इन दोनों स्तरों पर हमको बहुत तगड़ा कठोर चेक एंड बैलेंस की नीति अपनानी आवश्यक होगी, अनिवार्य होगी। अफसरशाही पर भरोसा घटाना होगा, अध्यापकों पर भरोसा बढ़ाना होगा। एक अधिकारी अफसर से मैंने पूछा शिक्षा विभाग के कि आप हमसे कम वेतन पाते हैं, आप हमसे कम क्षमता वाले परिवार में पैदा भी हुए, फिर भी आज मेरी सर्विस 10 साल हो गई, आपकी 5-7 साल सर्विस हो गई, मेरे से अधिक संसाधन, मेरे से अधिक बंगले, मेरे से बड़ी गाड़ियां, मेरे से बड़े प्लाट, मेरे से बड़े साधन सुविधा आपके पास कहां से और कैसे आ गए? उनके पास उसका कोई उत्तर नहीं था। आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये जो अफसरशाही है, देश में बड़े केंद्रों पर, एनसीआर दिल्ली के आसपास आप देख लीजिए, जितने भी बड़े शहरों, जितनी भी पास कॉलोनियां हैं, उन पास कॉलोनियों में बड़े बंगले किसके हैं, पास कॉलोनियों में ब्लॉक किए हुए प्लाट किसके हैं, एक से अधिक प्लाट किसके हैं, बेनामी प्लाट किसके हैं, बेनामी संपत्तियां किस, ये भ्रष्टाचार के लिए आप क्या करने वाले हैं? इसमें, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उसके लिए भी बहुत कठोर प्रावधान लागू करना चाहिए, व्यवस्था बना के रखनी चाहिए, अन्यथा इस अच्छी शिक्षा नीति का भी क्रियान्वयन ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। पहली बात कि शिक्षा से जुड़े किसी भी विषय से जो लोग शिक्षा में निवेश किए हुए हैं, उनको डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग में, डिसीजन में किसी भी दृष्टि से उनको कतई शामिल नहीं करिए आप। जो भी पैसा सरकार अनुदान दे, उसका एक एक पैसे का ठीक ठीक हिसाब होना चाहिए, उसका परिणाम आना चाहिए, उसके मानदंड तय करिए कि भवन बनेगा तो उसमें कितना सीमेंट लगेगा, कितना छड़ लगेगा, कितना गिट्टी लगेगा, कितना बालू लगेगा। आप छत 12 फीट बनानी है, छत आप 9 फीट पर बना देते हैं, वो छत 1 साल 2 साल में चूने लगता है, गिरने लगता है। जितने भी विद्यालयों में शौचालय बने, उन शौचालयों की साल भर बाद की स्थिति आप देख लीजिए कि वो किस दशा में है। उधर आपको जाने की इच्छा नहीं करेगी, जाएंगे तो आप बीमार पड़ेंगे, आप अनेक प्रकार की बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। कोई आप चीज बनाते हैं तो उसके रखरखाव का इंतजाम, बनाते समय उसकी गुणवत्ता का इंतजाम, यह बहुत संजीदगी से, बहुत मुस्तैदी से, बहुत कठोरता से इसका आपको पालन करना पड़ेगा, तभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ठीक प्रकार से परिणाम देगी। अन्यथा सभी योजनाओं की तरह उस योजना का भी कोई सकारात्मक, सुंदर, अच्छा परिणाम नहीं निकलेगा। आप ग्राम प्रधान के स्तर पर बहुत सारे फंड दिए जा रहे हैं, उन फंड्स का क्या हो रहा है, सही अर्थों में उसका मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है। उनका कैसे कैसे उपयोग, वो 10-10, 20-20 लाख की गाड़ियां खरीद कर और उसमें मोटा मोटा ग्राम प्रधान लिखकर, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, ये वो दुनिया भर का वो लिख के घूमते फिर रहे हैं। इन सारी चीजों पर कैसे आप अंकुश लगाएंगे? क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति अगर ठीक से क्रियान्वित नहीं होगी तो अच्छी नीति का भी कबाड़ा निकल जाएगा, ये बात तय है। अध्यापकों पर आपको भरोसा करना पड़ेगा, विश्वास कर। आज की तारीख में भी हम नहीं कहते अध्यापक बहुत अच्छे हैं, लेकिन आज की तारीख में भी समाज में अन्य वर्गों में जो कार्य करने वाले लोग हैं, उनसे आज भी अध्यापक बहुत बेहतर हैं। कंपटीशन आप तुलना करके देख लीजिए, मूल्यांकन करके देख लीजिए, चाहे मजबूरी में ही सही, लेकिन आज भी बहुत अच्छे अध्यापक हैं। मैं ऐसे स्कूली शिक्षा में अध्यापकों को जानता हूं जो लैब में सामग्री नहीं, अपने वेतन से सामग्री बनाकर बच्चों को प्रायोगिक कार्य कराते हैं, बच्चों को अपने पास आई हुई पुस्तकें देते हैं कि ये पुस्तक पढ़ो, लाइब्रेरी में पुस्तक नहीं है तो मैं पुस्तक देता हूं तुमको।
वो अतिरिक्त कक्षाएं पढ़ाते हैं, घर पहुंचने के बाद बच्चों की सारी समस्याओं का समाधान करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं। ऐसे बहुत से अच्छे योग्य कर्मठ अध्यापक आज भी हैं। हम उनका अवहेलना और अनादर करके आज बहुत सारे जो स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में अध्यापक हैं उनसे 20,000 25,000 ये सारी चीजें उनको दी जा रही हैं। 20,000 25,000 पर दस्तखत कराया जा रहा है, 5,000 8,000 10,000 रुपए उनको वेतन। वो क्या कार्य करेंगे, कैसे कार्य करेंगे? वो अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं, ये तो सवाल आप खड़ा करते हैं, लेकिन अच्छा कार्य करने के लिए उनको अच्छा वातावरण कहां आप उपलब्ध करा रहे हैं? वो माहौल कहां आप दे रहे हैं? वो परिस्थिति आप कहां दे रहे हैं? इसलिए पहली बात, अगर इसको ठीक करना है तो एक बात किसी भी सरकार को, किसी भी व्यवस्था को ठीक प्रकार से समझ लेना चाहिए कि वह एक ऐसा तंत्र विकसित करे जिस सरकार के पास शुचिता पारदर्शिता ठीक करनी हो, आम जनमानस की बेहतरी करनी हो, लोक कल्याण करना हो, राष्ट्र को विश्व में सर्वोत्कृष्ट स्थान प्राप्त कराना हो, तो उसकी पहली शर्त होती है, व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकता है भोजन वस्त्र और मकान। व्यक्ति की द्वितीयक आवश्यकता है चिकित्सा और शिक्षा। प्राथमिक आवश्यकताओं के लिए सरकार को ऐसी योजना रचना बनानी चाहिए कि उसको कोटेदार के पास गेहूं चावल भेजकर अपने सप्लाई इंस्पेक्टर से अपनी पुलिस लगवाकर लोगों को धान गेहूं चावल न बांटना पड़े। सरकार को ऐसी योजना बनानी चाहिए कि जो समाज में सक्षम व्यक्ति है और जो समाज में अक्षम व्यक्ति है, ऐसे सक्षम लोगों को आप जिम्मेदारी दीजिए, उनसे कहिए कि आप चैरिटी कीजिए। और आप अगर जो भूखे प्यासे हैं जिनको भोजन नहीं मिल रहा है, आप एक जिले को गोद ले लीजिए जो बहुत बड़ा उद्योगपति है, उस जिले में जो भोजन नहीं करने वाले हैं उनके भोजन की व्यवस्था आप कीजिए। और उस भोजन में एक वर्ष में अगर आपको 50 करोड़ रुपया लगता है तो आपका हम 25 करोड़ रुपया इनकम टैक्स माफ कर देंगे। अब जो इन्वेस्टमेंट सरकार स्वयं करती है भोजन वस्त्र मकान के लिए, उस इन्वेस्टमेंट की जिम्मेदारी आप उनके ऊपर दीजिए। और सरकार जो व्यवस्था करती है उसमें उसका निवेश लगता ही है, और जो निवेश लगता है वही इनकम टैक्स में आप उनको रिबेट दे दीजिए, उनको छूट दे दीजिए। इससे एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, आत्मनिर्भरता जैसा कोई शब्द नहीं होता, आत्मनिर्भरता जैसा कोई व्यवहार नहीं होता, आत्मनिर्भरता जैसा कोई कार्य नहीं होता, होता ही नहीं है। ये किसी भी तरह से संकल्पनात्मक रूप में और व्यावहारिक रूप में आत्मनिर्भरता एग्जिस्ट ही नहीं करती, कर ही नहीं सकती। सृष्टि में और प्रकृति में हमेशा परस्परावलंबन की स्थिति समाज में उत्कृष्ट स्थिति बनती है। परस्परावलंबन से व्यक्ति के अंदर परस्पर निर्भरता की स्थिति आती है, क्योंकि जब आप कोई भी व्यक्ति स्वावलंबी होने की बात की जाती है, सब कुछ एक व्यक्ति पैदा नहीं कर सकता, उत्पन्न नहीं कर सकता। सब कुछ एक व्यक्ति, एक परिवार के पास, एक समाज के पास हो ही नहीं सकता। इसलिए एक व्यक्ति को जो उसके पास है उसमें उसकी विशेषज्ञता है, उसको अपने बगल वाले के पास जिसके पास दूसरे चीज की विशेषता है, वह दोनों आपस में एक दूसरे के पर आलंबित हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं एक दूसरे। परस्पर निर्भरता की स्थिति, परस्परावलंबन की स्थिति होती है। किसी के यहां गेहूं होता है तो किसी के यहां चावल वाला गेहूं पर, गेहूं वाला चावल पर निर्भर है। किसी के यहां वस्त्र उत्पन्न होता है, कपड़ा दे सकता है, कपड़े के लिए वो आप पर, भोजन के लिए आप उन पर निर्भर हो सकते हैं।
भोजन वस्त्र मकान, सरकार को इसमें कोई निवेश करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इसके लिए चैनल, सिस्टम, तंत्र विकसित करने की जरूरत है। हमेशा भोजन वस्त्र मकान, मिड डे मील योजना बनाकर कभी आप देश का भला नहीं कर सकते, किसी भी कीमत पर भला नहीं कर सकते, उस समाज का, उस बच्चे का, उसके परिवार का कभी कल्याण नहीं कर सकते, उसको नष्ट कर रहे हैं आप। ये मिड डे मील योजना पिछली सरकारों ने जो शुरू किया वो लगातार अभी चली आ रही है, वो कभी उसका समाधान नहीं हो सकता। मिड डे मील बनाने में अध्यापक मिड डे मील ही बनवा रहे हैं, वो उसका बिल बाउचर प्रधान जी से पास कराने में, संकुल प्रभारी से पास कराने में, एसडीआई साहब से दस्तखत कराने में, इसके अलावा उनके पास और कोई काम ही नहीं है। हंडा कढ़ाई जुटाने में, बच्चों को खिलाने में, बच्चों के अभिभावकों से कोई नालिश आ गई, कोई शिकायत आ गई, उसके निवारण में, इसमें जो कोटेदार ने चावल दे दिया उसमें कहीं कंकड़ मिल गया तो उसकी समस्याओं के समाधान में, पढ़ाने के अलावा उनके दूसरे सारे कार्य हो जाते हैं। भोजन वस्त्र मकान के लिए जो सरकार, जो व्यवस्था समाज को उसके लिए उद्यत कर देती है, जागरूक कर देती है, उस समाज में, उस राष्ट्र का भार भी कम हो जाता है, उत्तरदायित्व भी कम हो जाता है। ऐसा वातावरण ही आप बना दीजिए, ऐसा तंत्र ही आप बना दीजिए कि वो भोजन वस्त्र मकान के लिए समाज परस्पर आलंबित हो जाए, परस्परावलंबन की स्थिति समाज में आ जाए। जब परस्परावलंबन की स्थिति आ जाएगी तो परस्पर निर्भरता आ जाएगी, और जब परस्पर निर्भरता वास्तविक अर्थों में आ जाएगी तो काल्पनिक रूप से आप उस पर व्याख्यान दे सकते हैं, आत्मनिर्भरता पर, लेकिन उसका वास्तविक आधार हमेशा परस्पर निर्भरता होती है। जैसे कोई बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति है, कहते बहुत बड़ा विद्वान है। अब राधा कृष्णन बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन उनको अगर कोई एल्जेब्रा का फार्मूला सॉल्व करने के लिए जब वो जीवित थे दे देता तो सॉल्व कर पाते? नहीं कर पाते। उनको कोई वेदों का कोई सूक्त आप दे देते, कह देते इसकी आप हिंदी में व्याख्या करिए, वो कर पाते? नहीं कर पाते। एपीजे अब्दुल कलाम बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, लेकिन बेचारे को संस्कृत नहीं आती थी। वो उसके लिए किसी दूसरे विद्वान पर निर्भर करते थे, और वह दूसरा विद्वान उनकी वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक दृष्टि और उनकी बाकी जो समझ थी उसके लिए वो इन पर निर्भर करता था, और वो दोनों मिलकर परस्पर पूरक होते थे, परस्पर अवलंबित होते थे, और उस परस्पर अवलंबन से परस्पर निर्भरता उनकी बनती थी। वो आत्मनिर्भर नहीं हो पाते थे। इसलिए समाज में व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकता के लिए, भोजन वस्त्र मकान के लिए हमेशा परस्पर निर्भरता का वातावरण सरकार को योजनाबद्ध तरीके से, बिना किसी निवेश करने के, बिना किसी योजना के, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी खर्च के, सरकार को केवल नीति नियम बनाकर, तंत्र विकसित करके, जागरूकता पैदा करके, समाज में प्रबोधन करके इस तरह का वातावरण सृजन करने की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार यदि हम रोकना चाहते हैं तो चैरिटी करने के लिए लोगों को आगे ले आइए। आप बहुत सारे मठ मंदिर हैं, मठ मंदिरों के ट्रस्ट बनाकर सरकार अगर पैसा वसूल करना चाहती है या योजना बनाना चाहती है, टैक्स लेना चाहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। उनको कहिए कि आप एक ब्लॉक, एक तहसील, एक गांव, 10 गांव, 20 गांव, जितनी आपकी सामर्थ्य हो उनको गोद लीजिए। जिनको भोजन नहीं मिल रहा है वो एक समय हमारे यहाँ आके भोजन कर सकते हैं। जिनके पास वस्त्र नहीं है वो हमारे यहाँ पंजीकरण करा लें, वर्ष में हम उनको एक वस्त्र देंगे। सरकार को भोजन वस्त्र मकान की, आप कहिए जितने भी बड़े उद्योगपति हैं कि प्रत्येक ब्लॉक में आप गोद ले लीजिए, प्रत्येक ब्लॉक में हम 500 घर बनाएंगे
और हम अपनी गुणवत्ता से, अपने मानक से, अपने सुंदर तरीके से बनाएंगे। क्योंकि सरकार पैसा देगी तो अपने तंत्र से पैसा देगी, और उसके जितने भी तंत्र हैं विभिन्न स्तरों पर, वो पैसा 1000 चलेगा तो आते आते 500 रुपए का काम होगा, और 500 रुपए का काम जो होगा वो गिर जाएगा साल 2 साल में। उसकी गति क्या होगी? जितने भी देश भर में शौचालय बने हैं, गांव में आप देख दीजिए तो उपले कहीं भूसा रखा हुआ है, कहीं उपला रखा हुआ है, कहीं कहीं कुछ रखा हुआ है, कहीं कुछ रखा हुआ है। अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हम सही अर्थों में लागू करना चाहते, क्रियान्वित करना चाहते हैं और उससे सटीक सुंदर परिणाम लेना चाहते हैं, तो हमको प्राथमिक आवश्यकता व्यक्ति की जो है भोजन वस्त्र मकान, उसको 100% परस्पर निर्भरता के मानदंड पर हमको ले आकर तंत्र और व्यवस्था विकसित करके समाज में धीरे धीरे करके वो 6 महीने में होगा, साल भर में होगा, 2 साल, जैसे हम बहुत सारी लंबी योजनाएं लेते हैं, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। हिंदुस्तान में तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। हिंदुस्तान में आज भी व्यक्ति किसी को भोजन कराना, किसी को वस्त्र देना, किसी को छाया देना, आज भी बहुत सारे लोग अपना कर्तव्य समझते हैं, ड्यूटी समझते हैं। जो बहुत सारे अंग्रेजियत के और यूरोप अमेरिका के हर बात में तुलना नहीं करने लगते हैं, वे सब इस बात को समझते हैं। दूसरी चीज, द्वितीयक आवश्यकता जो व्यक्ति की है, चिकित्सा और शिक्षा, उसको 100% सरकार को, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो, चाहे स्कूली शिक्षा से ऊपर की उच्च शिक्षा हो, सरकार को 100% अपने हाथ में, अपनी मुट्ठी में, अपनी कस्टडी में रखना पड़ेगा। अफसरशाही को हतोत्साहित करना पड़ेगा, अच्छे शिक्षकों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा, अच्छे छात्रों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा, ऐसे अभिभावकों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा जो शिक्षण संस्थानों को गोद लेते हैं, सहयोग करते हैं, उनको पुरस्कृत करते हैं, उनके सुख दुख में खड़े होते हैं, उनको प्रोत्साहन देना पड़ेगा। और इस द्वितीय क्रियाकलाप जो व्यक्ति की दूसरी आवश्यकता है, चिकित्सा और शिक्षा, इसको सरकार को लाभ हानि के तराजू से अलग रखना। श्रेष्ठ नागरिक पैदा करना अपने आप में बहुत बड़ा लाभ का कार्य है सरकार के लिए और समाज के लिए। शिक्षा और चिकित्सा 100% सरकार के अधीन होनी चाहिए, 100% सरकार के अधीन होनी चाहिए। और 100% सरकार के अधीन नहीं होगी तो हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम पर चाहे जो भी योजना रचना प्लानिंग कर लें, एयर कंडीशनर में बैठकर उसका कोई परिणाम नहीं आने वाला है। किसी भी तरह से हम उसके समाधान तक नहीं पहुंच पाएंगे। हम लाभ की योजना अगर कोई चाहते हैं तो जो व्यक्ति की तीसरी आवश्यकता है संचार और परिवहन की, व्यक्ति की चतुर्थक आवश्यकता है पर्यटन की, मनोरंजन की, अन्य बहुत सारी चीज़ों की, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ की, उनके थ्रू हम चाहें तो अपने जो लाभ के, हानि के, इन सारी चीज़ों के संबंध में हम विचार विनिमय कर सकते हैं, चर्चा वर्चा कर सकते हैं। उसके लिए हम तरह तरह के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तरह तरह की योजनाएं बना सकते हैं, उसको लाभ हानि के तराजू पर तौल सकते हैं, उसको सही दिशा में ले जा सकते हैं। व्यक्ति की जो तीसरी और चौथी आवश्यकता है, प्राथमिक आवश्यकता के लिए सरकार को कोई निवेश और खर्च नहीं करना चाहिए। कुछ समय के लिए, जब तक वो तंत्र विकसित नहीं हो जाता, तब तक के लिए क्रम से कुछ योजना बनाई जा सकती है, लेकिन निश्चित रूप से समाज में तंत्र विकसित होगा। एक और बात है, चौथी बात, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ठीक अगर हिंदुस्तान में लागू करके परिणाम लेना चाहते हैं तो आपको भारत की तुलना, भारत के शिक्षण संस्थानों की तुलना, भारत के शिक्षण संस्थानों की दुनिया से रैंकिंग की तुलना और उनके यूरोप और अमेरिका से तुलना 100% बंद कर देनी पड़ेगी। क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, चिकित्सा और शिक्षा, भोजन वस्त्र मकान, ये प्राथमिक और द्वितीयक आवश्यकता प्रत्येक दशा में स्थान, समय और परिवेश के अनुसार तय होती है। हिंदुस्तान यूरोप नहीं है, ये वह स्थान नहीं है, अमेरिका नहीं है। यहां की परिस्थिति भिन्न है,
यहाँ की आवश्यकता भिन्न है, यहाँ की व्यक्ति भिन्न है, यहाँ की व्यक्ति का मनोविज्ञान भिन्न है, यहाँ के व्यक्ति का बौद्धिक स्तर भिन्न है, व्यक्ति के सोचने का तरीका भिन्न है। जिस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कंपार्टलाइजेशन शिक्षा में किया जाता है, ज्ञान को लेकर किया जाता है कि हम ज्ञान को खंडित कर देते, टुकड़ों में बांट कर देते हैं। ज्ञान कभी टुकड़ों में होता ही नहीं है, वो संपूर्णता में ज्ञान होता है। हाँ, ये जरूर है कि ज्ञान की जो लकीर पकड़कर हम चलते हैं वह लकीर आगे चलती है और बाकी चीजें हम उसमें सहयोग प्राप्त करते जाते हैं, उसका थोड़ा थोड़ा सहयोग लिए जाते हैं, सहयोग लेते जाते हैं। जैसे कोई साहित्यकार है तो उसकी सिद्धता, उसका मनोविज्ञान साहित्य का है, उसकी मन स्थिति साहित्य की है, लेकिन वह सामान्य ज्ञान विज्ञान का है कि नहीं, कृषि का है कि नहीं। साहित्य में जो अन्य चीजें हैं जिनको विज्ञान से जुड़ाव, जैसे आप किसी वनस्पति के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, वनस्पति के सौंदर्य के वर्णन के लिए आपको सामान्य विज्ञान की समझ चाहिए। नदी की जो धारा प्रवाहित हो रही है, उस नदी की धारा के तंत्र को समझने के लिए आपको सामान्य भूगोल की समझ होनी चाहिए, और होती ही है। इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हम जब भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति या भारत की में शिक्षा की बात कर रहे हों तो हमको यूरोप से, अमेरिका से केवल उतनी ही चर्चा करनी है कि हमको आवश्यकता पड़ने पर उनको कहां प्रतिस्पर्धा में पछाड़ना है या रोक देना है, कहां उनसे हम ओवरटेक कर सकते हैं। वो ओवरटेक हम भी तभी कर सकते हैं जब अपनी परिस्थिति, अपनी आवश्यकता, अपनी जरूरत के अनुसार हम अपने लोगों को तैयार करें। हम अपने यहां के लोग जो जितने भी, चाहे जितने भी ऋषि मुनि महर्षि हुए हैं, अब बहुत दूर मत जाइए, बहुत सारे लोग उनकी आलोचना भी करेंगे। बाबा रामदेव मेडिकल साइंस में जितना उनका कंट्रीब्यूशन आज है, मैं तो नहीं समझता किसी भी, चाहे हम पतंजलि को एक आप फर्म ही मान लीजिए, एक कंपनी मान लीजिए, एक फैक्ट्री दवा बनाने की कारखाना ही मान लीजिए, उनका जितना कंट्रीब्यूशन है, किस कंपनी का कंट्रीब्यूशन है, किस वैज्ञानिक का कंट्रीब्यूशन है? बाबा रामदेव और उनके जो सहायक हैं बालकृष्ण जी, ये कहाँ गए हैं पढ़ने, कहाँ से आए हैं? ये लौकिक आज आपके सामने है। ये सारी चीजें सुश्रुत, चरक, ये लोग कहाँ कब गए थे पढ़ने, कहाँ से पढ़ के आए? आयुर्वेद का जितना भी ज्ञान है, वो आयुर्वेद का ज्ञान आप कहां से पढ़ के, कैसे समझ के आए? आज आप जो काढ़ा का सेवन कर रहे हैं, वो कहां से पढ़ के, कैसे समझ के आए? आज की तारीख में आप कह रहे हैं कि कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड हो गया, भारत में भी 42-50 लाख लोग आज हिंदुस्तान में कोरोना से पीड़ित हो गए, लेकिन आज भी लोगों के मृत्यु दर जो कोरोना से है, आज भी यूरोपीय देशों, अमेरिका से बहुत कम है। 134 करोड़ रोग में अभी भी हिंदुस्तान में 1 लाख लोग, 50,000 लोग नहीं मरे। अमेरिका में 5-6 लाख लोग मर चुके, 34 करोड़ जनसंख्या है। उसकी तुलना में भारत में 22-24 लाख लोगों को अभी तक चला जाना चाहिए था। आप किस बात के लिए अमेरिका के से तुलना करते हैं? प्रत्येक बात में अमेरिका में ये होता है, यूरोप में ये होता है, नहीं होना चाहिए उस तरह से। हमारे यहां हम अपने देश के शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग के लिए हम अपने यहां का फार्मूला उपयोग करेंगे, और वो फार्मूला इस सरकार ने विकसित करने की योजना भी धीरे धीरे बनाई है, लेकिन उसका भी टर्म कंडीशन और मानदंड हिंदुस्तानी होनी चाहिए, हिंदुस्तान के तरीके से होना चाहिए। हमको प्रत्येक दशा में यह कार्य करना पड़ेगा अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ठीक प्रकार से लागू करना और उसका परिणाम लेना चाहते हैं तो।
दूसरी चीज, अध्यापकों की 100% भर्ती और नियुक्ति स्कूली शिक्षा में और उच्च शिक्षा में, यह बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकार भी अनेक बार कहती है हम पूरी भर्ती करेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी यह व्यवस्था है कि अध्यापकों की ठीक से भर्ती हो, नियुक्ति हो। लेकिन आप कोई भी विज्ञापन देख लीजिए, किसी विश्वविद्यालय का, किसी आयोग का, वो विज्ञापन एक बार विज्ञापित होता है, 1.5, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक वो चलता रहता है, उसका कोई आदि अंत नहीं, अंतहीन प्रक्रिया है उसकी। उसी में कोई एक कोर्ट कचहरी चला गया तो वो और लटक गया। अनेक बार सरकार भी उसमें बड़ी भारी समस्या पैदा करती है। अनावश्यक आप शिक्षा में जो प्रमाण पत्र दे रहे हैं, उस प्रमाण पत्र के आधार उसका आपके लिए कोई मूल्य रहा नहीं। आप अनावश्यक आप कॉलेजेज में, उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्यापक की नियुक्ति कर, फिर उसका टेस्ट लेंगे। जो व्यक्ति हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, नेट, जेआरएफ सब कर लिया, उसको आप एक टेस्ट ले के चयन करेंगे, पता करेंगे कि ये बेहतर है कि नहीं है। बाकी उसकी 18-20 साल की जो कमाई है उसको आपने कचरे के ढेर में डाल दिया। ये राज्य सरकारें बहुत सारे स्तरों पर कर रही हैं। आप उन्हीं के आधार पर उनकी मेरिट बना लीजिए, उनकी स्क्रीनिंग कर लीजिए, परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता बनाइए, ले आइए, परीक्षा के स्तर पर ही शुचिता और पारदर्शिता ले आइए, और अध्यापकों की टाइम बाउंड निश्चित समय में जितने अध्यापकों का पद रिक्त होगा उतने अध्यापक हम त्वरित गति से 3 महीने 6 महीने में नियुक्त कर लेंगे, भर्ती कर ले। तदर्थवाद अध्यापकों में से पूरी तरह खत्म करना पड़ेगा। हम 70 साल तक अध्यापकों को पढ़वाएंगे? क्यों पढ़वाएंगे 70? किसी को रिटायर कर दे, किसी नए व्यक्ति को आप अवसर दीजिए, वो मेहनत से अच्छा परिणाम देकर काम करेगा। उसके मानक तय करिए कि आपको इतना रिजल्ट देना है, इतना परिणाम देना है। आपको वर्ष में 3 ऐसे शोध करने हैं, ऐसे रिसर्च पेपर लिखने हैं जिस रिसर्च पेपर का समाज के दृष्टि से, देश में उपयोगिता के दृष्टि से उसका रिलेवेंस हो। कोई एक ही कैटेगरी आप बना दीजिए, एक ही आप शोध ऐसा करके दे दीजिए जिसका समाज में, लोक के लिए, देश के लिए उसका कोई व्यवस्थित उपयोग हो। यह मानदंड आप तय करिए। लेकिन परीक्षा, बार बार परीक्षा, हम टेस्ट लेंगे, अब प्रिंसिपल का टेस्ट लेंगे, प्रिंसिपल बनाने के लिए टेस्ट लेंगे, फिर 5 साल के लिए प्रिंसिपल बनाएंगे। ये जो अव्यवस्था, ये दुर्दशा है, ये अदूरदर्शिता है। इस तरह का वक्तव्य देना, इस तरह का व्याख्यान देना, इस तरह की योजनाएं रचना लगाना, इस तरह के नियम कानून बनाना, इस तरह के गजट करना, इस तरह का गवर्नमेंट ऑर्डर निकालना, ये बहुत अदूरदर्शी कदम है। इसका मतलब है कि हम समाज में अच्छाई नहीं लाना चाहते, शुचिता और पारदर्शिता नहीं लाना चाहते, हम अच्छे लोगों को आगे नहीं आने देना चाहते। हम पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कार्य करते हैं। इसलिए यदि शिक्षा को ठीक करना है तो इसका मतलब है आपका समाज ठीक होगा, आपका देश ठीक होगा, आपकी समूची व्यवस्था ठीक होगी, अच्छे नागरिकों का निर्माण होगा और आप व्यवस्थित तरीके से इंटरमीडिएट तक की स्कूली शिक्षा देश में सभी के लिए अनिवार्य कीजिए। स्कूली शिक्षा के ऊपर की शिक्षा आप चुने हुए, जो वास्तव में सजग हो, सचेष्ट हो, रुचि हो, गहराई से सीखना, समझना, जानना चाहता हो, उसी को उच्च शिक्षा में ले आइए। जिसके पास संसाधन नहीं हो उसको संसाधन की व्यवस्था उसके लिए करिए। शिक्षा में तदर्थवाद पूरी तरह खत्म करिए, चिकित्सा में तदर्थवाद पूरी तरह समाप्त करिए, उनको अच्छा प्रोत्साहन दीजिए, उनको अच्छी व्यवस्था दीजिए, उन पर विश्वास करिए। और आज की तारीख में भी अभी भी समाज के बाकी वर्ग की अपेक्षा किसी इंजीनियर से बेहतर आज अध्यापक है, डॉक्टर से बेहतर आज अध्यापक, तुलनात्मक रूप से। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है और भ्रष्टाचार बहुत सारी समस्याओं की जड़ है।
आप उसका विवेचन, हम नहीं कहते कि सभी क्षेत्रों में सभी लोग बुरे हैं, लेकिन अधिकांश लोग बुरे हैं। इस बात का आप कैसे अंदाजा करेंगे? इसके लिए आपको संवेदनशील होना पड़ेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जड़ तक उसकी पहुंच हो, उसका ठीक ठीक क्रियान्वयन हो, इसके लिए हमको सही रणनीति और योजना बनानी पड़ेगी। हमको यह रचना बनानी पड़ेगी कि हमारे स्थान पर, हमारे जिले में, हमारे तहसील में, हमारे ब्लॉक में स्कूलों की संख्या हमेशा उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या से 3 गुनी होनी चाहिए। एक ब्लॉक में अगर एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है तो वहां कम से कम 3 इंटरमीडिएट कॉलेज होने चाहिए। एक न्याय पंचायत में एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है तो न्यूनतम 3 इंटरमीडिएट स्तर के विद्यालय होना चाहिए। उसके 3 गुना यानी 9 आपको प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय होने चाहिए। ये सब रणनीति आप व्यवस्थित तरीके से अभी नहीं बनाएंगे और लोगों को विश्वास, सरकार ये समझती है कि ग्राम प्रधान के पास लोग हैं, उसके पास जनबल है, इसलिए हम उसको कोई व्यवस्था दे देंगे तो व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी। ऐसा नहीं होता है। वास्तविक जो बजट है वो बजट कितना पहुंचता है? सरकार को इन सब दृष्टियों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अगर ठीक ठीक लागू करना है, क्रियान्वित करना है, तो इस स्तर पर जाकर विचार विनिमय करके इन 6 बिंदुओं का ठीक सटीक सुंदर व्यवस्थित समाधान करना होगा। तभी उसका अच्छा सुंदर यथेष्ट परिणाम आएगा, अन्यथा उसका व्यवस्थित सुंदर यथेष्ट परिणाम नहीं आएगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो बहुत अच्छा कार्य करना जानते हैं, लेकिन उनको कभी अवसर नहीं दिया गया, कभी उनके पास मौका ही नहीं है कि वो बेहतर कर सकें। वो लकीर के फकीर बनकर काम करते हैं। जैसे हिंदुस्तान का बजट जो पहली बार पास हुआ देश आज़ाद होने के बाद, दूसरी बार पास हुआ, तीसरी बार पास हुआ और उसके बाद कट पेस्ट से ही हिंदुस्तान का बजट आज तक पेश हो रहा है। कोई ड्रास्टिक चेंज अगर हम करना चाहें, और जो कहता है कि चेंज नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। चेंज करना चाहिए तो चेंज होगा। सरकार के स्तर पर सब कुछ अच्छा है, लेकिन सरकार से लेके चैनल जो जनता तक, लोक तक, समाज तक आता है, जिसका 100% परिणाम आता है, उसमें कहां खामी है? केंद्र सरकार अच्छा कर रही, क्या राज्य सरकारें भी बहुत अच्छा कर रही हैं? क्या केंद्र सरकार के सभी मंत्री बहुत अच्छा कर रहे हैं? क्या राज्य सरकार बहुत अच्छा कर रही है? क्या राज्य सरकार के सभी मंत्री अच्छा कर रहे हैं? क्या राज्य सरकार की ब्यूरोक्रेसी बहुत अच्छा कर रही है? क्या उनके सबऑर्डिनेट अफसर अच्छा कर रहे हैं? इन सारी चीज़ों को चेक एंड बैलेंस करना पड़ेगा, और जब तक हम चेक एंड बैलेंस नहीं करेंगे तब तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपने वास्तविक धरातल पर नहीं आएगी। वास्तविक धरातल पर नहीं आएगी तो हम इसके पक्ष में विपक्ष में चाहे जितना भी व्याख्यान दे लें, चाहे जितना भी भाषण दे लें, उसका कोई सटीक परिणाम नहीं आएगा। जब तक व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकता पूरी तरह परस्पर अवलंबित नहीं हो जाती समाज पर, व्यक्ति की द्वितीयक आवश्यकता चिकित्सा और शिक्षा जब तक परस्पर अवलंबित नहीं हो जाती समाज और सरकार दोनों पर, और जब तक व्यक्ति की तीसरी और चौथी आवश्यकता सुविधानुसार कहीं भी परस्पर अवलंबित नहीं हो जाती, परस्पर निर्भर नहीं हो जाती, तब तक कोई भी नीति, नियम, योजना सफल नहीं हो सकती, अच्छी नहीं हो सकती। आप सब इस पर विचार करें, जिनको विचार करना चाहिए और जिनके निर्णय को महत्व मिलता है, ऐसे लोगों से भी मैं विचार करने का अनुरोध करता हूं, करूंगा, अपनी बात पहुंचाऊंगा। इतना निवेदन करते हुए मैं आज की अपनी बात पूर्ण करता हूं। कल मैं शाम 9 बजे एक विषय लेकर उपस्थित होऊंगा। पिछले सप्ताह भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी, उनका जन्म दिवस था।
एक दिन मैंने योगेश्वर, श्री कृष्ण और धर्म के विषय में कुछ चर्चा किया था। उससे जुड़े बहुत सारे प्रश्न और सवाल लोगों ने बीच में मुझसे किए हैं। चूँकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विषय था 5 दिन तक लगातार, इसलिए उस पर आज तक मैंने चर्चा किया। कल योगेश्वर, कृष्ण और धर्म भाग 2 पर चर्चा के लिए मैं कल शाम 9 बजे आपको इसी फेसबुक लाइव पर उपस्थित रहूँगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल कौस्तुभ नारायण मिश्र को भी लाइक और सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार सभी को।